हेलो एवरीवन, इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो के अनदर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे वर्ड्स लिखना सीखेंगे, शब्दों को लिखना सीखेंगे। और उसके पहले बस एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। जो हमारा चैनल है उसमें इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो में बाय पीटी जोड़ा गया है ताकि आसानी से सर्च में आ सके। तो अब से जब भी आपको चैनल सर्च करना हो तो चैनल के लिए आप इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो बाय पीटी ये सर्च करें ताकि आसानी से वो सर्च करने में आ जाए। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा है KAMAL। अब इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे? कमल, कमाल, कामल या कामाल? है ना इंटरेस्टिंग। एक KAMAL से आप कमल पढ़ सकते हैं, कमाल पढ़ सकते हैं, कामल पढ़ सकते हैं या फिर कामाल पढ़ सकते हैं। तो ऐसा मतलब ये कन्फ्यूज़न जो है इसको कैसे दूर किया जाए? खासकर जब बच्चों को हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी बनानी होती है तो उनको ये परेशानी आती है कि वो KAMAL उनको दिया हुआ है तो क्या क्या लिखे वहाँ पे? कामल लिखें, कमल लिखें या कमाल लिखें? तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे सारे स्वरों को, उनकी मात्राओं को और जो उनकी इंग्लिश होती है वो देखते हैं और उनसे जो शब्द बनते हैं उनको अब हम देखते हैं एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं हमारी जो पहली मात्रा है उसको देखते हैं। ये है अ, और अ के लिए कोई मात्रा नहीं लगाई जाती, कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है और उसकी अंग्रेजी होती है ए। तो जैसे मान लीजिए कोई हम यहाँ पे शब्द बना रहे हैं, मान लीजिए हमने बना दिया यहाँ पे म और न। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे म में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है और न में यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, यानी इसमें एक ही मतलब अ की मात्रा है। और अगर हम इसका इंग्लिश बनाएंगे तो MAN, मन। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये भी रहता है कि मन को हम मान भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आगे इसको हम क्लियर करते हैं, और चलते हैं हम दूसरे स्वर की तरफ। ये है आ, और जो आ है उसके लिए एक इसको पाई बोलते हैं, एक चिन्ह रहता है, उस मात्रा को हम आ बोलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा समझना ये है कि यूँ तो इंग्लिश में डबल ए से आ होता है, लेकिन आम तौर पे जब हम शब्दों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम ए ही जोड़ते हैं। यहाँ पे डबल ए का इस्तेमाल बहुत कम होता है, होना तो चाहिए लेकिन होता नहीं है। तो ये डबल ए के बदले केवल हम ए का भी इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे हमने मान लीजिए एक वही शब्द लिख दिया मान। तो मान के लिए आमतौर पे तो होना चाहिए MAAN, लेकिन चूंकि डबल ए से आ होता है और आज फेमस जिस तरह से इंग्लिश हुआ है हिंदी से इंग्लिश लिखने में, तो डबल ए की मात्रा का इस्तेमाल बहुत नॉमिनल होता है, बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग ए का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कन्फ्यूज़न यहीं पे होती है कि अंग्रेजी में जैसे अगर पढ़ते हैं, अगर हम ककारा पढ़ते हैं, क का बारह खड़ी जो होती है उसको तो के से क, के ए से का, हम ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन होना यूँ चाहिए कि के ए से क, के डबल ए से का, लेकिन ऐसा शुरू से हम पढ़ते नहीं हैं और जिसके चलते ये कन्फ्यूज़न होता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना कि यहाँ पे डबल ए से लिखें कि एक ए से लिखें, आमतौर पे इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए मान, लेकिन होता ऐसा नहीं है, हम ऐसे लिख देते हैं MAN। तो अब ये मन के जैसा है और मान के जैसा भी है। तो अब जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। क्लियर है? और के लिए कोई मात्रा नहीं होती है और इसकी इंग्लिश ए होती है। तो जब कोई मात्रा नहीं लगी हो, कोई मात्रा का मतलब समझ लीजिए इसमें छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, मतलब कोई भी मात्रा अगर नहीं लगी हो, तो अगर अक्षर अकेला है तो इसमें ए हम जोड़ देते हैं। लेकिन अंतिम में हम ए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि पूरा अक्षर होने के लिए उसमें ए होता है, तो पूरा अक्षर होता है। और चूंकि अगर हलंत हो, मान लीजिए इंग्लिश में हिंदी में जो अक्षर होते हैं वो पूरे के पूरे अक्षर होते हैं और संस्कृत में केवल लास्ट में आधा न दिया जाता है, जैसे हलंत खींच के न दिया जाता है। हिंदी में ऐसा
शब्द नहीं दिया जाता है। कुछ शब्द हैं जैसे स्वागतम, तो स्वागतम जो शब्द है वो भी संस्कृत के जैसा ही लगता है। स्वागत करने को स्वागतम कहते हैं और उसमें हलंत खींचा जाता है। और जिसमें हलंत खींचा जाता है ऐसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई अक्षर लिख देते हैं, यहाँ पे हम कोई संस्कृत का शब्द यहाँ पे हमने लिख दिया तत्, तो इससे क्या होता है कि ये त हमारा पूरा है और जिस अक्षर के नीचे ये हलंत लगा हो वो अक्षर आधा हो जाता है। कोई भी अक्षर लिखना है तो हम यहाँ पे इसको त कर देते हैं, हलंत खींच देते हैं तो वो अक्षर आधा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तत् भी लिखना होगा तो यहाँ पे टी लिख देंगे, ये तत् हो जाएगा। क्योंकि इसमें न है, पूरा है, लेकिन लास्ट में ए नहीं जोड़ा जाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, मना हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं आ के लिए भी ए लगाया जा रहा है और अ के लिए भी, तो इसका ध्यान ये रखना है कि कोई भी अक्षर हो अगर उसमें कोई मात्रा नहीं लगी हो, ये शुरू में हो या बीच में हो, ऐसी स्थिति में उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन अंत में हम केवल और केवल वो अक्षर लिख देते हैं, जैसे न के लिए एन लिख देते हैं, तो वो पूरा का काम करता है। चूँकि हिंदी में ये अंतिम में हलंत लिखने की कोई मतलब विधि नहीं है और हलंत अंतिम में नहीं लिखा जाता है, ये काम संस्कृत में होता है। तो ये आपको समझ लेना होगा कि अगर किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे हलंत खींचा हुआ है तो वो आधा हो जाता है। और हिंदी में कोई ऐसा अक्षर नहीं होता है आमतौर पे जिसके अंत में हलंत खींचा गया हो तो आधा होगा। तो ये आप नहीं समझ सकते हैं कि आधा, अंतिम में हिंदी में कोई अक्षर आधा नहीं होता है, इसलिए इसमें ए जोड़ें या ए नहीं जोड़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आते हैं हम अगले स्वर की तरफ, और ये हमारा स्वर है ह्रस्व ई, जिसको हम छोटी ई भी बोलते हैं। और इसके लिए जो इंग्लिश है वो है आई। जैसे हमको लिखना है तिल, तो यहाँ पे तो के लिए इंग्लिश होती है टी। और इस तरफ की मात्रा आपने देखा है कि छोटी ई लगाने के लिए हम ये मात्रा, उसके लिए ये मात्रा लगा देते हैं। ई न लिखते हुए हम इस मात्रा को लगा देते हैं तो ये ती बन जाता है। और ल, तो आई से इस मात्रा को लिखते हैं और हम एल लिख देते हैं। अब इसमें दूसरा वाला देखिए, पहले तो नहीं, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश शुरू हुई है उसमें इसको काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको थोड़ा कन्फ्यूजनिंग बना दिया गया है। तो कन्फ्यूज़न में आप मत पड़िएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है, जो बड़ी ई के लिए या फिर जिसको दीर्घ ई बोलते हैं उसके लिए डबल ई ही इंग्लिश है। लेकिन आज प्रचलन में आई भी है, बहुत ज़्यादा आई का भी इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखना हो सीता, तो अगर इस मात्रा को हम पहचाने तो ये दीर्घ ई की मात्रा है और दीर्घ ई का मतलब डबल ई होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर फॉर्मली ऐसे होना तो चाहिए, ऐसे SEETA, लेकिन ये आमतौर पे सीता ऐसे नहीं लोग लिख के कैसे लिखते हैं, SITA। कहीं भी किसी बुक में देखिएगा, किसी कन्वर्सेशन में देखिएगा, हर जगह सीता के लिए इसी का आई का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो आप भी, आपके पास ये ऑप्शन बढ़ गया कि आप चाहें तो डबल ई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आई का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ध्यान ये रखना है कि दीर्घ ई के लिए आप आई का इस्तेमाल, मतलब यहाँ पे फॉर्मली ह्रस्व ई है तो यहाँ पे इसका आई का इस्तेमाल आपने कर लिया, और दीर्घ ई है तो उसके लिए भी आपने आई का इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो आई है आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है छोटी ई में आप डबल ई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे तिल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर तिल को आप लिखते हैं ऐसे TEEL, तो कहीं से ये दीर्घ ई की मात्रा दिखाएगी और यहाँ पे उस तिल के लिए, इस तिल के लिए TEE लिखना कहीं ना कहीं से गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम और आगे चलते हैं और बात करते हैं हम अगली मात्रा की, अगले स्वर की, वो है छोटी ऊ। इसको ह्रस्व ऊ कहते हैं। छोटी ऊ जैसे कुछ भी लिखना हो छोटी ऊ की मात्रा से, तो मात्रा के लिए ऐसे हम चिन्ह लगाते हैं। हमको लिखना है सुन,
सुन लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि सुन के लिए क्या है, स के लिए आपने देखा था कि एस होता है, चूंकि दंत स है तो एस हो जाएगा, और ये मात्रा लगी है तो इसके लिए यू लगा देंगे, और एन से सुन हम लगा देंगे। ये एकदम परफेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर जो दूसरी है, जो दीर्घ ऊ है, सेम ये जो ह्रस्व ई दीर्घ ई है, सेम वैसे ही ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का भी हो चुका है। होना तो चाहिए डबल ओ बड़ी ऊ के लिए, लेकिन यहाँ पर भी इसका स्थान यू ने ले लिया है। अगर आपको लिखना है, अगर आपने लिख दिया खूब, 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 तो खूब अगर आप इधर से लिखे हुए हैं खूब, तो ऐसे ही इसको लिखना चाहिए। कैसे, के एच ख के लिए, और ये डबल ओ ऐसे खू और ब, खूब। लेकिन आप चाहें तो आज मॉडर्न इंग्लिश जैसे चल रही है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए, तो यहाँ पे आप के एच यू और बी भी लगा सकते हैं, और ये भी 100% आपका सही है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ह्रस्व ई है या दीर्घ ई है, या ह्रस्व ऊ है या दीर्घ ऊ है, दोनों परिस्थितियों में आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा आपको कि जब आप छोटी ऊ से कोई शब्द लिखते हैं, मतलब मान लीजिए सुन लिखना है, और अगर यहाँ पर भी आप सुन डबल ओ की मात्रा से लिखते हैं, सून, मतलब इधर से सुन लिखना है तो इसको सून पढ़ा जाएगा। यानी कि ये छोटी यू की मात्रा के लिए आप इसका इस्तेमाल न करें। बड़ी के लिए यू कर दें या डबल ओ कर दें, लेकिन छोटी के लिए आप आमतौर पे आप ये डबल ओ का माने इस्तेमाल करना ज़्यादातर सही नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ कि जब दोनों होता ही है, मान लीजिए कि डबल ई से भी हो सकता है, आई से भी हो सकता है, डबल ओ से भी हो सकता है, यू से भी हो सकता है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जिस वर्ड में जो आपको सूट करता है, जो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये अच्छा है तो आप उसको जोड़ दीजिए, लगता है आपको ये अच्छा है तो उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, और आ के लिए भी यही है। इसको थोड़ा सा आगे हम लोग और समझेंगे नीचे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं हम अपनी अगली मात्रा की तरफ, और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपनी अगली मात्रा की तरफ। और जो हमारी अगली मात्रा है वो क्या है, री। और जो री है, तो आम तौर पे ये री का इस्तेमाल किसी अक्षर के नीचे लगता है। ये री की मात्रा नीचे लगाई जाती है। जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पे कृषि, तो हमको बात यहाँ पे करनी है क्री की। तो यहाँ पे क्री, जैसे क्री यानी क्री लिखने के लिए आपको हम नीचे और तीनों का, जैसे हमने बोला था पिछले वीडियो में कि हम इसको अलग से समझाएंगे, तो इसको समझाएंगे। फिलहाल अभी समझ लीजिए क्री में उच्चारण क्या है, क और री का उच्चारण है। यानी क के लिए आप लिख देंगे के, और इस री के लिए आर आई होता है तो आप लिख देंगे री। ये आपका मूर्धन्य श है, इसको श बोलते हैं, तो मूर्धन्य श के लिए एस एच होता है। और यहाँ पे छोटी की मात्रा तो हम यहाँ पे लगा देंगे तो कृषि हो जाएगा। अगला जो है, जो हमारी जो स्वर है अगला, वो है ए। और ए के लिए हम ई लिखते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे हमने लिख दिया रे खा, तो रेखा लिख दिया हमने। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, आपके लिए र के लिए इंग्लिश होता है आर, और ए की मात्रा के लिए हम लिख देंगे ई, और ख के लिए क्या लिख देंगे के एच। और चूंकि आकार है, यानी आप देख रहे हैं आकार, यहाँ पे ऊपर आकार है तो आ होता है उसकी मात्रा, और आ के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। डबल ए भी कर देते हैं, तो यहाँ पे डबल ए भी लिखे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जो फॉर्मली ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, देखिए चीज़ों का प्रचलन एक ऐसी चीज़ है जिसको
लोग अडेप्ट करते हैं, कैसे लोग बोल रहे हैं, कैसे किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादातर लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करने लगते हैं वो एक ट्रेंड बन जाता है, और जब ट्रेंड बन जाता है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। वैसे ये गलत तो है नहीं, तो KHA भी लिख सकते हैं और KHAA भी लिख सकते हैं। अगला हमारा अक्षर है ए। ए के लिए क्या है, ये दो, ये ए के लिए एक और आई के लिए डबल ये हो जाता है, और ए आई से आई हो जाता है। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मैं ना, मैना, तो मौ के लिए एम जानते ही हैं, खाली अगर मौ रहता तो उसमें ए जोड़ते हैं, लेकिन कोई मात्रा ना लगी हो तब, कोई मात्रा जब नहीं होती है तब ए जोड़ते हैं, लेकिन अगर मात्रा लग गई तो उस मात्रा को हम जोड़ते हैं। मैं के लिए ए आई है तो ए आई जोड़ेंगे तो मैं, और एन से नौ हो जाएगा, और आकार के लिए हम ए जोड़ देंगे, ये हो जाएगा मैना। ओ है, अगला है ओ, तो ओ के लिए सीधा अक्षर होता है इंग्लिश का ओ, तो अगर हमको लिखना है मोर तो आसानी से हम क्या लिख देंगे, एम से हो जाएगा आपका मौ। मात्रा लग गई है इसलिए हम ए नहीं जोड़ेंगे और सीधे जोड़ देंगे ओ, और लास्ट में है र, आर लिख देंगे। ये जैसे मैंने बोला कि हिंदी में अगर ये हलंत तो है नहीं कि किसको इसको आधा र पढ़ेगा, आधा र तो है नहीं, तो यहाँ पर हलंत रहेगा तो ही आधा र रहेगा। और आमतौर पे हिंदी में हलंत खींचना मतलब आमतौर पे नहीं देखा जाता है कि हिंदी के शब्दों में हलंत खींचा जाए। अगर हिंदी में इस्तेमाल भी होता है पंचम, तो पंचम क्या है, एक संस्कृत शब्द है और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट में ए जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं हो, नहीं तो मोरा आमतौर पे फॉर्मली इसका उच्चारण लोग समझने लगेंगे। आगे आते हैं, हम औ की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे है औ, तो औ के लिए ए यू से औ, तो अगर हमारे पास है बौना, तो बौ के लिए क्या हो जाएगा बी। औ जुड़ा हुआ है, जैसे मात्रा लग गई तो ये नहीं जोड़ेंगे, ए यू से औ, और ना के लिए एन ए का हम इस्तेमाल कर देंगे तो ये हो जाएगा बौना। और लास्ट में क्या आ रहा है अब हमारा अंग और अ, इस अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और इस अ को हम विसर्ग भी कहते हैं। इसको हम अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार एक प्रकार से नौ है, आधा नौ के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिख दिया कंघा, कंघा, तो कंग के लिए के ए एन से कंग होता है, के ए एन से हो जाता है कंग, और घ के लिए हमारा है जी एच से घ होता है, और आकार लगा हुआ है तो हम उसमें ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कंघा। ठीक है, और अगर अ है तो इसको हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये कंघा हो गया, कंघा हो सकता है, पंगा हो सकता है, चंगा हो सकता है, जंगल हो सकता है, तो ये अंग के लिए ए एन जोड़ देंगे। और आपको देखना होगा ये क है, इसमें कोई मात्रा तो नहीं लगी है ना, ये छोटी ऊ बड़ी ऊ कोई मात्रा, तो मात्रा यहाँ पे ये अंग की मात्रा लग गई है, इसलिए ए नहीं जोड़ेंगे, इसकी जो मात्रा होगी ए एन उसको डायरेक्ट लिख देंगे। आगे बात करते हैं अह की, तो हिंदी में एक अक्षर होता है, नाम है उसका छ। छह, तो आप जानते हैं इंग्लिश सी डबल एच से छ होता है। अब इसमें ये मात्रा ये बगल में विसर्ग के जैसा है, लेकिन है तो एक मात्रा ही ना, तो छ के लिए हम सी डबल एच ए एच लिख देंगे तो ये हमारा छ हो जाएगा। और इसके लिए आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ये है अनुस्वार, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम विसर्ग पढ़ते हैं। ये ग है विसर्ग, ये ग है, इसको मैं फिर से नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पे विसर्ग।
तो ये विसर्ग है। तो आपने देखा आज हमने इन मात्राओं को ठीक से देखा है और इसका इस्तेमाल करना भी सीखा है। और इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ, किसी भी अक्षर में हमको ए जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसी के बारे में हम आज मतलब देख रहे हैं। अगर हमको मान लीजिए लिखना है क और म, ठीक, तो कम के लिए आपको एक चीज़ समझ लेना होगा कि जो क की बनावट होती है कैसी होती है, ये क हलंत और अ, ठीक। उसके बाद से क्या होता है, आप यहाँ पे म, तो म में भी अ होता ही है, म और फिर अ, तो ये ऐसे टूट के बनता है कम। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस क के लिए ये के और अ के लिए ये और म के लिए एम। और जैसा अभी मैंने बताया था कि लास्ट में कोई हमारा अक्षर आधा लिखा नहीं जाता है हिंदी में, इसलिए इसमें ए जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। जैसे कुछ एक और वर्ड मैं देख रहा हूँ, जैसे हम लिखते हैं रामायण, तो रामायण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये रा एम ए से माँ, वाई इसमें ए है तो ए जुड़ गया, य में नहीं है तो आप जानते हैं कि य ए जोड़ा जाता है जब कोई मात्रा नहीं लगी हो। और एन से न हो सकता है, आप रामायण ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे रामायण इसमें ज़्यादा मतलब पूरा का पूरा स्ट्रेस जैसा लगता है, तो इसमें ए जोड़ देते हैं। एन लिखने से भी हो जाएगा लेकिन ए जुड़ा रहता है। जैसे कोई और ले लीजिए, अगर हम कृष्णा ले लें, कृष्ण, कृष्ण ले लें, तो यहाँ पे क्री आपने देखा था के और री के लिए मात्रा होती है आर आई, और ये मूर्धन्य श है तो एस एच। अब चूंकि ये यहाँ पे संयुक्ताक्षर है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये पूरा नहीं है, तो हम यहाँ पे ए नहीं जोड़ते हैं और एन लिख देते हैं। तो ये कृष्ण थोड़ा सा अजीब लगता है, कृष्णा हमेशा ए जोड़ के लिखा जाता है। तो चूंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये अनुभव से आती हैं, समय समय पे आप अनुभव कीजिएगा, बार बार जब आप नामों को लिखिएगा तो ये आपके लिए आसान बन जाएगा। साधारण शब्दों में आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। बस लास्ट एक चीज़ है जो आपको समझा देनी है, देख लीजिए। र 3 तरीके से मतलब लिखे जाते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दीजिए, ध्यान से देखिए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी में दिक्कत होती है। हमने लिख दिया कर्म, हमने लिख दिया यहाँ पे क्रम, और हमने वो जो 2 अक्षर क्री री की मात्रा वाले समझ गए हैं, एक को मतलब रेप बोलते हैं। और जैसे अब पहले कर्म देखते हैं हम, क, तो ये बना कैसे है पहले ये देख लेते हैं। ये क आधा और अ जोड़ दिए उसमें क, और ये जो रेफ होता है ना, तो वो किसी भी अक्षर के पहले आने वाला आधा होता है, मतलब यानी यहाँ पे क्या है र, और ये हलंत हम खींच दिए र, ठीक। और यहाँ पे हम फिर लिख देंगे म, और हलंत आधा है ये, और तब ये अ जोड़ के बनता है, ठीक है। ऐसे में इसको ना अगर हम ऐसे लिख दें क म कर्म, तो मतलब ये जो कर्म का ये उच्चारण होगा, ये उच्चारण में ऐसा ही उच्चारण आपका कर्म, क्योंकि र पे ज़्यादा रुकते नहीं है जहाँ पे हम, तो जहाँ पे रुकते ज़्यादा नहीं है वो आधा होता है वहाँ पे। और उसके लिए अब कर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे, आपका लिए के है, ये अ के लिए ए लिख दिए, आधा र है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हलंत खींचते ही आधा हो जाता है, तो इसमें ए नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कर और म के लिए एम, लास्ट में ए जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है,
ठीक, अब यहाँ पे क्रम देखिए, ये थोड़ा सा अलग कैसे है। तो क्रम देखिए, तो क्रम में क्या होता है कि क्रम में आधा क होता है। ध्यान से समझिए, किसी अक्षर में ये क्र ऐसे लगा होता है तो वो अक्षर आधा हो जाता है। ये क में और नहीं है, क में और नहीं है, क्र। और यहाँ पे र है वो पूरा है तो हलंत होगा, और र जो कि पूरा है तो उसके लिए हम अ जोड़ देंगे, और वही म के लिए लास्ट में म, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे अ, है ना। आप अगर इनफॉर्मली आप देखें तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे लिपि लिखी नहीं जाती है। ऐसे स्क्रिप्ट में हम कर्म, ये भी इसको कर्म ऐसे ही पढ़ेंगे और इसको क्रम पढ़ेंगे, क्योंकि आधा क आया तो ये क्रम हुआ। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आधा क है। ऊपर में देखिए यहाँ पे क और अ था तो ए जोड़ना पड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे आधा है तो जोड़ेंगे नहीं हम, और र अ है, र अ है ना, तो आर और ए जोड़ देंगे तो क्र, और म के लिए हम एम का प्रयोग कर देंगे। ये आपको देखना होगा। एक और चीज़ देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे क्रम के बदले एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं कृष। अब यहाँ पे देखिए ये री की मात्रा है, तो आपको समझा दे फिर से हम कि यहाँ पे क, ये फिर हो गया आधा, क्री वो जो अक्षर होता है वो आधा, और उसमें जुड़ गया री। तो री में कैसे होता है, ये र हो गया हमारा, है ना, और उसमें क्या जुड़ गया, री आई। तो आई के लिए क्या होता है, इधर की ये मात्रा, मैं यहाँ पे थोड़ा दूर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये इसके लिए मात्रा ऐसी वाली, ये क्री और जोर, ये वाला मूर्धन्य श वो भी आधा फिर से, और उसमें जुड़ जाएगा ए। देख रहे हैं आप आसानी के साथ। तो ये क और र और ये, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, मतलब ये तो लिपि सही नहीं होगी, मतलब ये गलत है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अलग कैसे वो है। तो आप ऐसे लिख सकते थे इसको, ये ऐसा होता नहीं है, आप ये देख लीजिएगा, ऐसा होता नहीं है, बट आप ये उच्चारित करने के लिए मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से उच्चारण में होता है। और यहाँ पे हम यहाँ पे श लिख सकते थे, वैसे होता नहीं है ऐसे, लेकिन बस समझने के लिए है। ये है क री श, कृष, कृष। तो इसके लिए अब इंग्लिश क्या होगी, अब यहाँ पे क है, देख लीजिए यहाँ पे के हो गया, और र आधा है तो आप समझ गए कि आर हो जाएगा, और इधर से के लिए आई होता है तो क्री, ये री की भी मात्रा है, आप समझ रहे हैं, तो क्री, और यहाँ पे श के लिए हम एस एच लगा देंगे। ए नहीं जोड़ना है लास्ट में, क्योंकि ज़रूरत इसकी नहीं है। और ये आप आसानी से, यही तो चीज़ें हैं जो हमको परेशान करती हैं और जो बच्चों को परेशान करती हैं। एक और जो है, आप थोड़ा श्र का भी कुछ मतलब जो बनावट होता है वो भी देख लीजिए। आपने पिछले वीडियो में देखा था श्र कैसे लिखा जाता है, तलब श्र और र मिल के श्र बनता है। तो आम तौर पे ये श्र से श्री भी बन जाता है, श्रीमुख हमने लिख दिया, श्रीमुख। तो ये क्या है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले तालव्य श है ना, क्योंकि मात्रा लग गई तो अ लगाने की जरूरत नहीं है, तो श, उसके बाद से र, ठीक है, र और जोर, क्या इसमें जुड़ गया, श्र, तो अ है इसमें, श्र, र पूरा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, दीर्घ इकार है, तो यहाँ पे हम ये मात्रा जोड़ देंगे। उसके बाद से हम जोड़ेंगे म, ठीक है, और म के अंदर जो ये छोटी ऊ की मात्रा है उसको जोड़ देंगे।
ये ऊ की मात्रा यहाँ पे हम जोड़ देंगे और उसके बाद से हम ख लिख देंगे और ख लिखने के बाद से हम अ लिख देंगे। यहाँ पे जब ये मात्रा इसके साथ जुड़ रहा है तो यहाँ पे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, गड़बड़ यहाँ पे हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मौ के साथ मात्रा जब जुड़ जाती है तो उस मात्रा को ही हम लिख देते हैं। तो आते हैं अब यहाँ पे, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, श्र है तो श्री यहाँ पे उच्चारित, देखिए उच्चारण भी बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को लिखने के लिए उच्चारण बहुत ज़रूरी है। उच्चारण आप सही से सीखिए यहाँ पे। तो श्री, श्री है तो श्री के लिए आप SH से ये स हो गया, देख रहे हैं कि ये आधा है तो इसमें ए नहीं जोड़ेंगे, रो आधा है तो आड़ ही लिख देंगे। और ये इधर से है तो दीर्घ के लिए आप आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल ई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आई का ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा प्रचलन में है। और मौ, चूँकि आप देख रहे हैं कि मौ है, आधा ही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मात्रा लग गई तो इसको आधे में हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे यू लगा देंगे और ख के लिए हम KH लगा देंगे। लास्ट में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट में हम चलते हैं और हम देखते हैं एक वर्ड होता है श्रृंगार, श्रृंगार। तो श्रृंगार, जैसे यहाँ पे श्री है तो श्रृंग है, श्रृंग, श्रृंग। तो यहाँ पे श्रृंग के लिए सीधा, आप उतना तोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप देखिए कैसे लिख रहे हैं आप, श्री दिखाई दे रहा है तो आप SHRI लिख देंगे। तो श्रृंग, ये बिंदी के लिए आप जानते हैं एन होता है, और गा है तो GA से गा और R से लिख देंगे श्रृंगार। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम आसानी के साथ इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ज़्यादातर लिखने में जो अक्षर परेशान करते हैं वो है र के सभी मात्राएं। तो आपने देखा कि हर मात्रा आपको उच्चारित करके देखना है कि क्या वो र आधा है कि र पूरा है। अगर आधा होगा तो वहाँ पे अलग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि र यहाँ पे जो आधा था तो उसके लिए हमने केवल आर रखा, यहाँ पर र पूरा था तो RA हमको जोड़ना पड़ा। इसके बाद एक लास्ट में देख लेते हैं, ऐसे एक ट्र होता है, ट्र, इस तरह से भी र की एक मात्रा दी जाती है, ट्र। इसमें हलंत भी रहता है, ठीक है, और र की मात्रा भी रहती है, ट्रक। तो जिस तरह से उच्चारण है ट्र, ट्र, तो TRA से ट्र और के से हम कर देंगे क, ट्रक। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप आसानी से अब लिख सकते हैं और इनका बेहद रूप से प्रयोग कीजिए, इसको सीखिए। और यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिए कुछ क्वेश्चन मैं डाल दूँगा जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे, उनको लिखेंगे इंग्लिश में और जांच कर पाएंगे कि आप किस प्रकार से नामों को लिखना सीख चुके हैं। उसमें कुछ मैं लोअर टू हायर की तरफ चलूँगा, मतलब थोड़े आसान से लेके मुश्किल की तरफ, और वहाँ पे आप उसको सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें नाम लिखने के लिए जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी है इसमें। इसका उपयोग करके बड़े से बड़े नाम को, बड़े से बड़े शब्द को आप आसानी से, जो हिंदी से इंग्लिश होता है उसके लिए आप सीख चुके हैं और आपको मदद भी मिलेगी। और जो अगला हमारा जो वीडियो होगा उसमें ना सेम इसी चीज़ को हम इंग्लिश के वर्ड्स में यूज़ करना सीखेंगे, और उसमें जो इंग्लिश के जो 44 साउंड्स होते हैं वो सब साउंड्स को हम डिस्कस करेंगे। ये तो रहा कि हिंदी से अंग्रेजी के लिए ही है ये, और वो आप डायरेक्ट इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे उच्चारित करेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन।